काजू भुनी प्लेट में और विस्की ग्लास में उतरा है समाजवाद विधायक निवास में। सर, ये जो चीज़ें हुई, एक तरफ अपर्णा यादव भाजपा को ज्वाइन करते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अटकलें लगाई जाती है कि आजमगढ़ से अब चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है ये क्या प्रभाव डालेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा है आप लोगों ने? न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है हर एक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग का धंधा शुरू किया इस चुनाव के आते ही, और चाहे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहे हों उनके और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में कि क्यों उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, और स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल मंत्री रहे और अपने एक विधायक दारा सिंह चौहान जिनके साथ ये बसपा में थे उनको लेके ये बाहर गए। एक दो लोग और भी इनके साथ बाहर चले गए। एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो लोग बसपा से भाजपा में आए थे पिछली बार उनको स्वामी प्रसाद मौर्य लेके चले गए। लेकिन देखिए विसंगति, देखिए उनकी खुद की बेटी संघप्रिया गौतम, संघप्रिया मौर्य, संघ गौतम, वो बदायूं से सांसद हैं और भाजपा में हैं। तो जो भाजपा नारा देती है कि बहु बेटी हमारे यहाँ सुरक्षित है, ठीक है ना, तो इसका ये तो उसको टेस्टिफाई कर रही है ना, और अपर्णा यादव भी कर रही हैं, क्योंकि सपा के तो नेताओं का ऑन रिकॉर्ड बयान है, लड़के हैं, गलती हो जाती है। देखिए ये तो उनके घर का मामला है। समाजवादी घर में जो मुलायम सिंह का कुनबा है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो कहते हैं कि हम पिछड़े और दलित हैं। हमको तो लगता है कि उनके परिवार के पिछड़े दलित ये हैं जिनको उनकी जगह नहीं मिली तो उनको अपनी जगह तलाशनी पड़ी। उनको ये तलाशना पड़ा, नया ठौर तलाशना पड़ा कि साहब हम कहाँ जाएं, हमारी घर में ही सुनी नहीं जाती, हमको कोई लेजिटिमेट राइट ही नहीं मिलता है। इनके पति प्रतीक यादव, उनको वो जिम विम चलाते थे, उनके बारे में वो लंबार्डिनी गाड़ी रखे हैं, ये तो पता है हम लोगों को, लेकिन उनका पॉलिटिकल क्या कैरियर है ये तो कभी वो सामने नहीं आए और शायद वो सामने आना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो अपर्णा जी हैं, ये जो सामने आई हैं, ऐसा लगता है कि इनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं जो इनके परिवार में रहते हुए पूरे नहीं हुए। तो इन्होंने दूसरा ठौर तलाशा। इसका मतलब तो ये भी साफ है ना कि कुनबा एक साथ नहीं है। पहले तक तो चाचा भी नहीं साथ में थे। शिवपाल जी तो अभी अभी जुड़े हैं ना इनसे, नहीं तो वो भी तो पिछले 2, 2.5, 3, 4 सालों से इनके साथ तो थे नहीं। चाचा भतीजे में बातचीत भी नहीं होती थी। तो आप ये समझो ना कि समाजवाद के बारे में हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था पॉलिटिकल साइंस में तो कहा जाता था कि द हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म इज द हिस्ट्री ऑफ मर्जर एंड स्प्लिट्स। समाजवादी जो हैं वो हमेशा मर्ज करके टूटते रहे। वो कहते हैं इससे नया निकलेगा। क्या निकलेगा ये तो मैं नहीं जानता, नया तो कुछ निकला नहीं। अब तो समाजवाद का नारा जो है वो एक बड़े पुराने नामचीन शायर हैं, अब नहीं हैं, अदम गोंडवी साहब। वो कहते हैं कि काजू भुनी प्लेट में और विस्की ग्लास में उतरा है समाजवाद विधायक निवास में। ये अदम गोंडवी साहब कहते हैं। ये भी 1-2 लाइन आगे जोड़ते हैं फिर कि सफेद खादी के कपड़ों में कमर में खुशी रिवॉल्वर, खादी के कपड़ों में कमर में, सफेद कपड़ों में कमर में खुशी रिवॉल्वर, बड़ी जान है साहब खादी के लिबास में, बड़ी जान है साहब खादी के लिबास में। तो अब तक तो जो समाजवाद का जो चेहरा सामने आया है विगत 20-30 सालों में, वो तो यही नज़र आया है कि साहब फला की ज़मीन कब्जा कर लो, फला का मकान कब्जा कर लो, फला गुंडा हमारा है तो फला माफिया हमारा है। ऑन रिकॉर्ड अभी मैं देख रहा था आज तक पर शिवपाल यादव का इंटरव्यू है कि जितने भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, जितने भी राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं, उनको हम प्रश्रय देते हैं। इंटरव्यू है भाई, उनका कोट कर रहे हैं लोग। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इंटरव्यू उनका कोट हो रहा है, टीवी चैनलों पर चल रहा है और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है ये। तो अब सच्चाई तो मुंह पर आई जाती है ना, सच्चाई तो कभी छुपती नहीं। मतलब अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अपर्णा यादव गई हैं, पापा ने बार बार समझाने की कोशिश की मगर वो माने नहीं, मगर गई हैं तो समाजवाद की विचारधारा को ही बढ़ाएंगी।
तो भाई ठीक है ना, समाजवाद की विचारा को बढ़ाएंगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की विचारधारा बढ़ाएंगे आपके यहाँ। जो दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल भाजपा की गंगा में डुबकी लगा के आए हैं, वो किसकी विचारधारा बढ़ाएंगे आपके यहाँ? वो बसपा से गए तो उन्होंने बसपा की विचारधारा बढ़ाई, तो कुछ नहीं किया उन्होंने। 5 साल कुर्सी का मोह रहा, 5 साल मलाई खाते रहे, और जब अपनी वो नहीं चली जो करना चाहते थे, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलाते थे, जो बाकी मलाई खाने की आदत थी, तो भाई भाजपा की सरकार तो इसी भरोसे आई थी ना कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति रखेंगे। मैं सर, ये जो स्थितियाँ चल रही हैं, अब कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा कि अब समाजवादी और अम्बेडकरवादी एक साथ आएंगे, ये चुनाव नहीं सिर्फ है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। किस तरीके से? कौन सा लोकतंत्र भाई? कैसा लोकतंत्र? किस लोकतंत्र को खतरा हो गया है? लोकतंत्र को खतरा अगर सबसे ज्यादा है तो समाजवाद काहे को है? परिवारवाद है ये तो। मुलायम सिंह के अपने परिवार में अगर आप देखें तो वो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उनके 2 भाई महासचिव होते थे, राम गोपाल और शिवपाल, ठीक है। उसके बाद उनका भतीजा धर्मेंद्र यादव वो सांसद, पुत्र जो है अखिलेश यादव वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सपा के। उसके बाद न मालूम कितने लोग, उनके परिवार के 39 या 40 लोगों का फैमिली ट्री आई थी इंडिया टुडे में, ये सारे के सारे लोग किसी न किसी पद पर काबिज हैं। तो क्या भाई ये कौन सा लोकतंत्र? ये लोकतंत्र है क्या? हाँ, इसको ये जरूर कह सकते हैं कि इन्होंने समाजवाद को माध्यम बनाया अपने परिवार के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। नहीं तो एक मामूली प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, आपके समाज में प्राइमरी स्कूल शिक्षक बहुत हैं भाई, 1-2 नहीं है, तो उसमें से एक ही शिक्षक के पास 2000 करोड़ की संपत्ति हो सकती है। तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ समाजवाद के नाम पर कुछ ऐसा किया जा रहा है जो समाजवाद से इतर है, उसका समाजवाद से कोई मतलब नहीं है, वो पूंजीवाद की पराकाष्ठा है। काहे का समाजवाद? कौन सा समाजवाद? किस समाजवाद की बात कर रहे हैं? समाजवाद वो कि अखिलेश के शासनकाल में या मुलायम सिंह जी के शासनकाल में, आप याद करिए 1990 का दंगा बनारस का, 1991 का दंगा बनारस का, इनके अखिलेश के शासनकाल में जो दंगे हुए, आपको अगर, आप लोगों को अगर आपकी उम्र के क्या पता क्या रही होगी, जो 90 के दशक के दंगे हुए, जो मऊ में दंगा हुआ, जिसमें उस समय के तत्कालीन विधायक जो थे मऊ के, वो जिप्सी पर बैठ के और कंट्रोल कर रहे थे और एक वर्ग विशेष के लोग मारे जा रहे थे, तब न बाबा योगी आदित्यनाथ को निकलना पड़ा गोरखपुर मठ से, और वो अपने लोगों को लेकर निकले कि नहीं साहब हम तो बचाने जाएंगे। और आज 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और 2014 से मोदी जी की सरकार है। कहां दंगा हो गया है? सर, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की, एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने रखने की कोशिश हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत बेहतर रहा है। तो अगर हम पिछली सरकार की बात करें और इस सरकार की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव रहा? देखिए, उपलब्धियों की अगर आप बात करेंगे तो आप हम जहां बैठे हैं, यहां अभी शहरों में 24 घंटे बिजली आपको मिल रही है निर्बाध गति से 2017 के बाद से, ठीक है ना। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो बनारस शहर पूरा हांफता था, दिन भर जनरेटर चलते थे, इन्वर्टर्स की बहुत बिक्री थी, इन्वर्टर बैटरी वाले रो रहे हैं क्योंकि साहब बिजली की सप्लाई इतनी अच्छी है। दूसरा, आप विकास तो सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है ना, विकास सिर्फ बिजली ही नहीं है। आप रोड्स को देखिए, आप बनारस को देखिए, आप बनारस के घाटों को देखिए, आप, मैं किसी धार्मिक स्थल की बात नहीं करूंगा, आप गोदौलिया चौराहे को देखिए, आप बाकी शहर की बाकी गलियों को देखिए। अब उसके बाद शहर तो, रोड तो शहर सरकार बना सकती है, उसको साफ सुथरा रखने का काम तो जनता का भी है ना। आप झाड़ू आपके यहाँ लगता है तो आप अपना कूड़ा रोड पर मत फेंको भाई, जब कूड़ा वाला आता है तो आप कूड़ा दे दो उसको, इतना सिविक सेंस तो होना चाहिए ना। तो लेकिन ये सहयोग हो रहा है, जनता भी काफी जागरूक हो चुकी है, और जहां कभी अंधेरा रहता था वहां रविंद्रपुरी के रास्ते पर तो कभी लाइट ही नहीं रही। हम तो देख रहे हैं 70-71 से
जब इसका नाम बेलवरिया हुआ करता था, जो आज रविंद्रपुरी कॉलोनी है, वहां तो लाइट ही नहीं थी साहब। वहां तो अब तो जगमग जगमग कर रहा है। तो इतना ही विकास हुआ है। आप देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, हमारा बलिया भी उससे थोड़ा सा हिस्सा रह गया है जोड़ने का, लेकिन काफी कुछ जुड़ चुका है। उसके बाद रोडों का जो जाल बिछा, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, स्टार्टअप शुरू हुए, रोजगार सृजन शुरू हुआ। और आप सबसे बड़ी बात देखो, अगर आप इसकी बात समझो, इस बात को आप, कि पत्थरबाजी का जो कश्मीर से एक तरह से कहेंगे कि सीखा गया यहाँ। कश्मीर के लोगों को पत्थरबाजी का बड़ा शौक हुआ करता था, वो शौक लखनऊ में भी आ गया, वो शौक आजमगढ़ में आ गया, वो शौक मेरठ में आ गया, वो शौक मुजफ्फरनगर में आ गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फार्मूला निकाला कि जो डैमेज करेगा खामियाजा वही भुगतेगा, उसका हर्जाना भी वही देगा। और आज उसका एक प्रतिफल है कि सारे लोग जो दंगाई हुआ करते थे, जो सरकारी संपत्ति जला देते थे, जो सार्वजनिक संपत्ति जला देते थे, उनको भय हो गया। और इतना ही नहीं हुआ, आप ये समझ के देखो कि जितने गुंडे माफिया हैं जिन्होंने अवैध संपत्तियां कब्जा की थी, अभी तो प्रयागराज में जाके इन्होंने भूमि पूजन किया है, जो संपत्ति किसी ने अवैध कब्जा कर रखी थी और सरकारी संपत्ति थी वो। इस तरह से मंदिर की संपत्ति हड़पी गई है मऊ में, वो भी अब मुक्त हो रही है। कई जगह संपत्ति हड़पी गई है सपा के शासनकाल में, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा उनसे वो संपत्ति खाली कराई गई। बाबा ने बुलडोजर चलाया। अगर मुन्ना बजरंगी मारा गया तो विकास दुबे भी मारा गया। इसको लोग जाति के चश्मे से देखते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण और ठाकुर। काहे का ब्राह्मण ठाकुर भाई? अपराधी अपराधी होता है, काहे का? विकास दुबे ने ब्राह्मणों को नहीं मारा कि मुन्ना बजरंगी ने ब्राह्मणों को, ठाकुरों को नहीं मारा? देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी को अपराध करने का पैसा मिलता है, उसी से वो धन कमाता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि विकास किसने किया। आप सोचो, आप पूरे यूपी में 10 या 11 मेडिकल कॉलेज थे, अभी 30 बन गए। और ईश्वर चाहेंगे तो डीपीआर अगर तैयार हो गया, सरकार आती है, जो सरकार योगी जी की, तो आप देखिएगा जिले भर में, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। तो इस सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है, दिखाया है कि साहब हम काम कर सकते हैं। आपने हमको मैंडेट दिया है, आपने हमको भरपूर बहुमत दिया है, हम उस बहुमत का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखो, जो एक शाहीन बाग का आंदोलन खड़ा किया गया, सीए और एनआरसी का झूठा हवा खड़ा करके कि साहब ये मुसलमानों के विरोध में है, और उसमें बड़े लोगों ने लंगर चलाए और बड़े लोगों ने वहाँ धरना दिया और एक तरफ से रोड जाम रखा कालिंदी कुंज का, ये सब कुछ किया। और उसको एक्सटेंड करना चाहते थे ये यहाँ लखनऊ में, जिसको योगी आदित्यनाथ ने भरपूर तरीके से रोका। और यहाँ तक कि जिन्होंने इस तरह का काम किया था, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया था, उनका पोस्टर लगवा दिया, उनसे हर्जाना वसूला। कोर्ट ने पूछा उनसे, साहब कैसे, किस कानून के तहत? कानून भी बना दिया, ऑर्डिनेंस ले आए कि साहब आप हमारी संपत्ति का नुकसान करोगे। सार्वजनिक संपत्ति तो पूरे देश की है ना। एक आदमी अपने धार्मिक आक्रोश के लिए पूरे देश में आग लगा देगा और सरकार और पूरा तंत्र बैठ के देखेगा? तो ये कंपैरिजन, इसको अगर आप देखेंगे तो ये जैसे इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि साहब हम गुंडों पर कार्रवाई करेंगे, तो अब ये तो विरोधी ये कह रहे हैं हम तो साहब इनको कट्टा बांटेंगे। ये तो यही हो गया ना कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो ना, जो टिकट दिया इन्होंने, ये कौन इमरान मसूद और कौन कौन जो लोग आए हैं जो बोटी बोटी काट रहे थे मोदी जी की, उनको टिकट दिया इन्होंने, या उनको अपने पार्टी में ज्वाइन कराया। वो नाहिद हसन है कैराना वाला, उसको टिकट दिया। मतलब जितने दंगाई थे मुजफ्फरनगर के, कैराना के, मेरठ के, लखनऊ के, उनको टिकट दिया। पोस्टर गर्ल्स भी आई। यहाँ तक कि मौलाना तौकीर रजा, अहमद रजा खां के सुपुत्र हैं, बरेलवी के सेक्ट के जो मुसलमान हैं उनके लीडर कहे जाते हैं, रिलीजियस रहनुमा, और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं। वो भी अब मैदान में आए हैं।
और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है उनको, कांग्रेस को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो ये इसको क्या कहेंगे आप, ये धर्म की राजनीति नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा, एक तो इनका टाइटल बदलता ही नहीं है, शादी किसी से कर लो गांधी ही टाइटल रहेगी। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा जाती हैं तौकीर रजा खां साहब से मिलने, और वो बयान देते हैं कि साहब कांग्रेस को वोट करिए, आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करिए, और सपा का विरोध कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। जैसे मौलाना बुखारी आर्म ट्विस्टिंग करते थे राजनीति में कि हमारे लड़के को टिकट दो, हमारे नवासे को टिकट दो, हमारे दामाद को टिकट दो, वैसी ही स्थिति कुछ ये बन रही है। उसके बाद आप ये कहोगे कि साहब अल्पसंख्यक, काहे का अल्पसंख्यक, 22 करोड़ आबादी है आपकी, अल्पसंख्यक क्या? अल्पसंख्यक तो जैन है, अल्पसंख्यक तो सिख हैं, आप तो 15% हो, कहीं 12% हो, कहीं 22% हो, कश्मीर में आप 90% हो, आप काहे को अल्पसंख्यक हो? तो ये सब अगड़ों पिछड़ों में बांट के, धार्मिक उन्माद पैदा करके और हिंदू मुस्लिम करके कांग्रेस ने शासन किया। उसके बाद अगड़ा पिछड़ा करके मुलायम सिंह और मायावती जी ने शासन किया। सर, ये जो 2017 में जो सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की तरफ से करी गई थी, ओबीसी को आगे लाना, पहले माना जाता था मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता होते हैं ओबीसी की, फिर इस सोशल इंजीनियरिंग को कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव इसको करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चौहान जी हो, चाहे सैनी जी हो। अब तो ये तक कहने आ चुके हैं कि अब अम्बेडकरवादी और समाजवादी दोनों के दोनों साथ आ रहे हैं। तो जनसंख्या बल से अगर देखें और जातीय राजनीति के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भारी नहीं पड़ जाएंगे भाजपा पे? ऐसा है, आपके देश का राष्ट्रपति कौन है? दलित दलित हैं, रामनाथ कोविंद। मैं समझता हूं कि ज्ञानी जैल सिंह भी बैकवर्ड थे या दलित थे सिखों में, लेकिन अगर किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया गया है तो वो भाजपा ने काम किया है। और आपका प्रधानमंत्री कौन है भाई? ओबीसी। उसके बाद आपके जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें बहुत से लोग हैं। और आप देखें तो आप बैकवर्ड की बात करते हैं या पिछड़ों की बात करते हैं या सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अगर आप तो काहे की सोशल इंजीनियरिंग? आप देखें मुलायम सिंह जी के या समाजवादी पार्टी के अगर 75 जिले हैं यूपी में, तो आप ये पाएंगे कि साहब 60-62 जिलों के जो जिला अध्यक्ष होंगे इनकी पार्टी के वो यादव जी होंगे। तो इनके लिए तो ओबीसी का मतलब यादव है। अगर आप 2015-16 का यूपीएससी का रिजल्ट देखेंगे, जब यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव हुआ करते थे, हु वाज ए बिग क्रिमिनल, वो 302 के मुलजिम थे, और उनको चेयरमैन बनाया गया था। शायद 42 या 44 सीट उस समय पीसीएस में खाली थी, और उसमें से 41 लड़के या 40 लड़के यादव सेलेक्ट हुए थे, और वो सिर्फ एक ही बार हुआ, न तो उसके पहले, न तो भूतो न भविष्यति। इसका मतलब क्या? उनका सबका इंटेलेक्ट लेवल खत्म हो गया यादवों का। ये तो गलत है ना, बैसाखी पकड़ा के और किसी को कहीं पहुंचाना और किसी का जो हक है उसको मार देना, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। और इनके यहाँ तो सरकारी भर्तियों में ये होता रहा है। मुलायम सिंह यादव ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैंने तो भर्तियों में कहा था 40% मुसलमानों को भर्ती करो, 20% इनको भर्ती करो। ये क्या है भाई? यही लोकतंत्र है? इसी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? इस लोकतंत्र का मखौल उड़ाना चाहते हैं? कहाँ गया है लोकतंत्र? क्या हुआ है लोकतंत्र का आज तक? आप जरा सोचिए कि सुबह से लेके शाम तक पानी पी पी के पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे और कोई भी रीजनल पार्टीज हो, ममता बनर्जी, ये सब सारे लोग जो हैं वो मोदी को पानी पी पी के सुबह से शाम तक गाली देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। अब इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए? आप किसी को गोली मारोगे तभी आज़ादी कही जाएगी, या डंडे से पीटोगे? आप तो हर एक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जहां आते हो वहीं आपके प्रवक्ता, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-4-5 नाम ऐसे हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं। कांग्रेस के आलोक शर्मा, रागिनी नायक, सुप्रिया श्रीनेत, ये कांग्रेस के हैं जिनको अपनी भाषा का ज्ञान ही नहीं है।
न इनको कोई मर्यादा, न लोक लाज है, न कोई मर्यादा है, न भाषा की मर्यादा है, न कोई राजनीतिक मर्यादा है, न कोई सामाजिक मर्यादा है। वैसे ही आप आ जाइए, अगर समाजवादी पार्टी की बात होती है तो एक अनुराग भदौरिया साहब हैं, हरे कुर्ते वाले। उनकी तो भाषा, हमको तो ऐसा लगता है कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट भी इनसे बढ़िया बोल सकता है अगर वो अपने सब्जेक्ट को जानता होगा। ये आदमी तो इतनी चिल्लपो मचाता है, इतना शोर करता है, किसी को बोलने नहीं देता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है। ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत संदेश जा रहा है, बहुत गलत संदेश जा रहा है। सर जो ये चीज़ें रही सर, परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। जैसे अब चुनाव है तो तरह तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। जो किसान आंदोलन चला उसके बाद कहा गया कि वेस्ट में जो भाजपा का पहले परफॉर्मेंस था वो अब नहीं हो पाएगा। अभी चीज़ें निकल कर, खबरें निकल कर आ रही हैं कि किसान आंदोलन दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है सर, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका वेस्टर्न में? देखिए, किसान आंदोलन की फंडिंग अब तो जग जाहिर है, आपको मालूम है। वो कोई एक पन्नू जो पंजाब, वहाँ से पाकिस्तान से वीडियो अपलोड करके भेजता है, जो कनेडियन नेशनल है, कि साहब हमने इसको फंड किया था, सिख फॉर जस्टिस वाले। उसके बाद वो कहता है कि आप लाल किले पर ये तिरंगा, वो नहीं, वो उनका झंडा लहरा दो, हम आपको 2 करोड़ रुपया देंगे। उसके बाद अब तो ये भी पता लग चुका है कि जो 3 लोग जो यूएसए से थे, जो मेन फिनांसर थे इनके बड़े चूल्हे के, जो इनका किचन चलता था, जो तीनों डॉक्टर हैं, वो शायद एक करनाल के हैं और 2 पंजाब के हैं, वो तीनों लोग इनको फिनांस करते थे। तो ये तो अब सिद्ध हो गया है कि इट वाज ए फॉरेन फंडेड मिशन और फॉरेन फंडेड मूवमेंट। राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत, तो नरेश टिकैत तो थोड़े सबमिसिव हैं, थोड़े ज़्यादा समझदार हैं। राकेश टिकैत तो चाहते तो ये थे ये कि ये महेंद्र सिंह टिकैत बन जाए, लेकिन न तो वो जज्बा है, न वो ईमानदारी है, और ना ही इनके पास वो फोरसाइटेडनेस है, न इनकी स्वीकार्यता है। ये तो रो रहे थे ना वहाँ कि आप लोग चले गए तो मेरा क्या होगा, ये तो ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल पर रोते हुए दिखाई दिए। तो ये रोग आके आंदोलन चला रहे थे। क्या किसान सिर्फ हरियाणा पंजाब में हैं या पश्चिमी यूपी में हैं? ये तो किसानों के नाम पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही थी जो एंटी इंडिया फोमेंट लेके चलता, उसको फिर जिंदा करने की कोशिश होगी। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने इनको कहा ठीक है भाई हम एमएसपी दे देंगे आपको, हम उस पर कमेटी बिठा देंगे। अभी कोरोना काल है, उसके बाद भी सरकार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी कि साहब एमएसपी, थोड़ा इनको वक्त तो देना होगा ना। बड़ा देश है, 5-5 राज्यों में चुनाव हैं, तो सारा तंत्र, सारा सिस्टम जो है वो चुनाव की तरफ मोटिवेट होगा, मोबिलाइज होगा। ऐसी स्थिति में आप तुरंत का तुरंत चाहोगे कि साहब हमको, आप 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और एमएसपी आज तक तो आपने मांगा नहीं। अब आप जाटलैंड पर आ जाइए। आप लोग जाटों की राजनीति को जानते नहीं। जाट को समझना होगा तो राजा सूरजमल जाट की आपको कहानी सुनाता हूँ। राजा सूरजमल जाट एक भरतपुर के जाट राजा थे। अहमद शाह अब्दाली ने जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा और मराठों को हरा दिया, तो उसकी मंशा हुई हम आगे बढ़े। तो उसने राजा सूरजमल जाट को एक चिट्ठी लिखी कि योर फोर्ट्स आर मेड ऑफ मड। उस समय जो किले बनते थे वो मिट्टी से बनते थे और उसमें नीचे बीच में पत्थर की दीवारें चुनी जाती थी उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, और बाहर से लगता था कि मिट्टी का किला है। का योर फोर्ट्स आर मेड ऑफ मड, आई विल कम कॉन्कर देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो राजा सूरजमल जाट ने उसको एक चिट्ठी लिखी। आप, मैं बता देता हूं कि जाटों की इंटेलिजेंस क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। यस, माई फोर्ट्स आर मेड ऑफ मड, आई डू एग्री दैट माई फोर्ट्स आर मेड ऑफ मड, लेकिन आप एक बड़े विजेता हो, आपने बहुत से युद्ध जीते हैं। मैं एक छोटे से राज्य का राजा हूं और युद्ध का परिणाम कोई जानता नहीं है। अगर आप युद्ध जीत गए तो आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, लेकिन अगर आप युद्ध हार गए
तो आपने जितना जीता है वो सब छोड़ के यहीं जाना पड़ेगा आपको। और फिर मैं आपके साथ कोई कोताही नहीं बरतूंगा और ना आपके साथ कोई दया दिखाऊंगा। युद्ध अगर लड़ेंगे हम तो युद्ध की तरह लड़ेंगे और जीतने के बाद वही व्यवहार करेंगे जो आप करते आए हो। और अहमद शाह अब्दाली वहीं से वापस हो गया। तो जाटों ने हमेशा इस देश को प्रोटेक्ट किया है और जो फोर फ्रंट है, आज भी आप देखेंगे जाट रेजिमेंट है आपकी आर्मी में और सेना में भी जाटों की अच्छी खासी भागीदारी है। इवन जो एग्रीकल्चर है उसमें भी जाटों की बहुत अच्छी भागीदारी है, चाहे वो हरियाणा का जाट हो, चाहे पंजाब का जाट हो, चाहे पश्चिमी यूपी का जाट हो, कहीं का भी जाट हो। जाट एक बहादुर कौम है और जाट कभी अपने अपमान को भूलता नहीं है। इसी मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह से लोकदल छीना था। अगर इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे तो लोकदल छीना था, उनके साथ धोखा किया था। और उसके बाद अब ये देखिए राजनीति की मजबूरियां देखिए। अजीत सिंह, जो चौधरी अजीत सिंह जो चरण सिंह जी के लड़के थे, उन्होंने, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अगर सपा का गुंडा झंडा लेखा कोई गाड़ी देख लो तो समझो उसमें गुंडा बैठा है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। अब किस मजबूरी में जयंत चौधरी ने इनसे समझौता किया है, ये तो जयंत चौधरी बेहतर बता सकते हैं या अखिलेश यादव बता सकते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो जाटों ने धोखा कम किया है और समाजवादियों ने धोखा ज्यादा किया। जाटों के इंटेलेक्ट पर बात हो रही थी। आपको मुजफ्फरनगर दंगा याद होगा 2013 का, जिसमें सपा की सरकार थी और 2 जाट लड़कों की हत्या की गई थी और उसको उस समय के तत्कालीन बहुत कद्दावर मंत्री इनके अखिलेश कैबिनेट के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने छुड़वाया था उनको। उसी के बाद दंगा भड़का था। उसी तरह से मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, जहाँ जहाँ भी दंगे हुए तो वो दंगे किसने करवाए? सारे लोग तो इन्हीं के थे, यही जाट थे और यही मुस्लिम थे। आज आप उनकी एकता की बात करते हो। आप क्यों भूल जाते हो कि इसी अखिलेश यादव के राज्य में जवाहर बाग का एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें राम वृक्ष यादव नाम की एक अपराधी ने जवाहर बाग को 22 या 23 दिनों तक सीज कर लिया था और पूरा प्रशासन बैठ के मूक दर्शक बना रहा। वहां कितने लोगों की हत्या हुई। ऑन रिकॉर्ड सर्विंग पुलिस ऑफिसर सम यादव वाज किल्ड, ए सब इंस्पेक्टर वाज असैसिनेटेड बाय देम। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी किलिंग हुई, ही वाज असैसिनेटेड। और उसके तब भी ये चुप रहे। ये क्या राजनीति की बात करेंगे, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? इनके पास लॉ एंड ऑर्डर संभालने का मादा ही नहीं है, एकदम नहीं है। इनका तो कहना है कि जितने भी अभी सरकारी कर्मचारी हैं सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। वो रोज आरोप लगाते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तो देखिए, आपने शायद एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें कोई डॉक्टर एस.के. मिश्रा हैं उज्जैन के, उन्नाव के अस्पताल में कहीं या कन्नौज के अस्पताल में, जिनको डांट रहे तुम बहुत छोटे कर्मचारी हो, जबकि वो CMS है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। तुम बहुत छोटे कर्मचारी हो, भाजपा के हो सकते हो, RSS के हो सकते हो। अरे यार, सारे लोगों को लेबल तुम ही दोगे, सर्टिफिकेट बांटोगे। अब आप इनको तो, अब क्या कहें, इनको तो याद ही नहीं होगा कि पुलिस महकमे में जितनी भर्तियां हुई, चाहे मुलायम सिंह जी के शासनकाल में या इनके शासनकाल में, अब उसमें आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। रिकॉर्ड देखेंगे तो आप इनकी सच्चाई पता लग जाएगी। ये तो जातिवाद की पॉलिटिक्स करते रहे हैं हमेशा। इन्होंने कभी समाज की या सर्व समाज की बात ही नहीं की है। सर्व समाज की बात ही कभी नहीं की है। ये तो कहते हैं हम लोकतंत्र चला रहे थे, सारे अधिकार लोकतांत्रिक रूप से चल रहे थे। कौन से लोग कार्यकर्ता की तरह। आपको याद होगा कि जितने बड़े दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा छोटा दंगा नहीं था। लोकतांत्रिक ये था कि पुलिस आजम खां की भैंस ढूंढती थी। ये लोकतंत्र था इनके यहाँ। लोकतंत्र यही था कि सफाई महोत्सव में 300 करोड़ रुपया खर्च होता था। यही लोकतंत्र था इनके यहाँ। सारे बॉलीवुड के स्टार्स बुलाए जाते थे, और किसके पैसे पर? अब आप सोचिए कि एक राजनेता का जन्मदिन मनाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ की बग्गी मंगाई गई, वो भी लंदन से चल के आई।
क्या मिल गया, क्या हासिल हुआ भाई उससे, क्या रॉयल्टी स्टैब्लिश हो गई? आप क्या क्वीन एलिजाबेथ हो गए या क्वीन एलिजाबेथ के समकक्ष हो गए? लोकतंत्र में रहते हो, राजतंत्र का ढंडा ढिंढोरा पीटते हो, राजतंत्र के प्रतीकों को इस्तेमाल करते हो और कहते हो हम लोकतांत्रिक हैं। काहे का लोकतंत्र? कोई लोकतंत्र नहीं है ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया में बहुत से वीडियो चल रहे हैं या बहुत सी तस्वीरें आई हुई हैं कि आईजी ये बैठ के सैफई महोत्सव में उबासियां ले रहे हैं और आईजी इनके सामने घुटने के बल बैठा हुआ है। कौन सा लोकतंत्र? ये लोकतंत्र है। और आप जरा याद करिएगा इनका भ्रष्टाचार। इनके एक मंत्री होते थे ना, गायत्री प्रसाद प्रजापति, खनन माफिया। एक आईएएस ऑफिसर आई थी, दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल ने जरा सा नकेल कसनी शुरू की, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। क्यों? ये लोकतंत्र है? पता तो करते सच्चाई क्या है। उसने तो खनन माफिया पर कार्रवाई की थी, अंकुश लगाया था। आपने उसी पर कार्रवाई कर दी क्योंकि वो तैयार झुकी नहीं है आपके सामने। तो ये काहे का लोकतंत्र की बात करते हैं? ये तो लठ तंत्र की बात करें। ये तो लठ तंत्र की बात करें। इनके जमाने में लठ तंत्र ही चलता था। एक पर्टिकुलर 3 अक्षर का नाम है, अगर आपके नाम के पीछे वो अक्षर लगा हुआ है तो आपके लिए सारे खून माफ है। न थाने पर आपकी सुनवाई होगी। आप उस समय का थाने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितने एसएचओ, कितने एसओ, कितने सीओज जो पूरे प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग होता था, उसमें सारे आप नाम उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा अभी भी ये क्या करते थे। अभी भी एक वीडियो सामने आ रही थी, उन्होंने कहा जब सरकार बदलेगी या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। हाँ, वो तो सरकारी कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको देख लेंगे। हम लिस्ट, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, हम लिस्ट बना रहे हैं, हम उन सारे लोगों को लिस्ट बना रहे हैं। अरे भाई, आजम खान जेल में क्यों है? इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने लोगों की संपत्ति लूटी। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने उन किसानों को, वो तो सारे मुस्लिम हैं जिनकी संपत्ति इन्होंने कब्जा की थी, उन्हीं के खेत कब्जा करके इन्होंने विश्वविद्यालय बनाया था। एक विश्वविद्यालय बनारस में बना हुआ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो दान की जमीन पर बना हुआ है, और सारी जमीन काशी नरेश और यहाँ के गांव के लोगों की थी। और मालवीय जी ने भिक्षा मांग के वो विद्यालय बनाया, और ये तो लूट गए। वो कहते हैं ना कि समाजवाद का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। तो यही स्थिति है इनकी।